हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सॉल्व पेपर में। प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, अपना भारत अपना गौरव, स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। जो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यह हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसको 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण यह है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ही स्वदेश लौटे थे। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो संकल्पना है, यह विचार स्वर्गीय श्री लक्ष्मीमल सिंघवी जी के दिमाग में आया था और भारत का पहला प्रवासी दिवस सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 2003 को दिल्ली में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अनामिका, रमेश कुंतल, चित्रा मुद्गल या नंद किशोर आचार्य? – 2020 में कुल 22 रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम और कन्नड़ भाषा के लिए वीरप्पा मोइली को यह सम्मान दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं तथा अन्य 2 भाषाओं में राजस्थानी व अंग्रेजी भाषा शामिल है। पहला भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी, तेजेंद्र खन्ना, नजीब जंग या अनिल बैजल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनिल बैजल। लेकिन कुछ कारणों से अनिल बैजल जी ने 18 मई को इस्तीफा दे दिया गया है और इनकी जगह पर जो नए उपराज्यपाल होंगे दिल्ली के, वह हैं विनय कुमार सक्सेना। जो दिल्ली में उपराज्यपाल का कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, 2020 और 21 में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संगीता रेड्डी, उदय शंकर, विजय गोखले या आदित्य बिरला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय शंकर। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए, प्रमोद भगत, ऑप्शन बी, सुमित अंतल, ऑप्शन सी, मनीष नरवाल या ऑप्शन डी, कृष्णा नागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमित अंतल ने। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा गांधीनगर, सिलचर, पुणे या नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे में। इस बार का भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन की जो थीम है वह है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस भारतीय वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था है। 1914 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रत्येक जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन किया जाता है। इसका उद्देश्य है विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किस देश से संबंधित है? मिस्र व ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया और इटली से, फिलीपींस और रूस से या जर्मनी और जापान से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलीपींस तथा रूस से।
फिलीपींस तथा रूस से। इनका नाम है मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत सन 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, शांति व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? संजना कुमारी, रुद्राली पाटिल, चैतन्य वेंकटेश्वरन या अदिति महेश्वरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अदिति महेश्वरी। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैनिंग, डलहौजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने 1848 से 1856 तक भारत में ये क्या कहते हैं आए थे। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी से राज्यों को मिलाया था। इसके अतिरिक्त 1854 का चार्ल्स वुड शिक्षा नीति भी इन्हीं के समय में आई थी। अगला प्रश्न है, ए ओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था? ऑलकॉट, बैनर्जी, सुब्रमण्य अय्यर या विलियम वेडरबर्न? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विलियम वेडरबर्न। यह जीवनी 1912 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नमक सत्याग्रह? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंपारण। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वो 1917 में किया था। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था, चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण और तीन कठिया व्यवस्था अनुबंध। जो तीन कठिया अनुबंध था उसमें ये होता था कि किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी, जिस कारण से उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। अगला प्रश्न है, न्यायालय में किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए, परमादेश लेख, ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षण लेख, ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा लेख या ऑप्शन डी, निषेध लेख? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा लेख। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार लागू करने को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में 5 प्रकार के रिट संविधान में हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेध, चौथा है क्वा वारंटो और पांचवा है सार्टी ओरिटो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियामक संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि सेबी।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? 243 ZD, 362, 356 या 368? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 ZD। अगला प्रश्न है, 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? सरकारी सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण से, अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा से, बच्चों के शोषण विरुद्ध सुरक्षा या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। जो भारत का संविधान था उसमें प्रथम संशोधन सन 1950 में हुआ था और संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। पहला है संसद के विशिष्ट बहुमत के द्वारा और दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत व राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 74वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को या भारत की संसद को? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को। जी हाँ, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में जो हमारे कैग हैं, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, जो कैग है ये संविधान के एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जिनका कार्य है यह देखना कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा में अधिक धन खर्च ना हो। अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं और इसके अलावा अनुच्छेद 149 में एक कैग के कर्तव्य व उसकी शक्तियों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और भारत का प्रधानमंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री। वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल को 2021 का सर्वोच्च स्थान मिला था। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख, सिक्किम, मेघालय या नागालैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख में शुरू किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी, राज्य विधान परिषद, ऑप्शन सी, राज्यसभा या ऑप्शन डी, लोकसभा?
इसका सही जवाब है राज्य विधान परिषद को। यहाँ पर कहा गया है कि भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। जो राज्य विधान परिषद है यह बिल्कुल राज्यसभा की तरह ही होती है। जिस तरह संसद में उच्च सदन के रूप में राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में उच्च सदन के रूप में राज्य विधान परिषद को माना जाता है। 2022 में 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में अभी राज्य विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधान सभा की सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता और साथ ही साथ इसका आकार 40 सदस्यों से कम भी नहीं हो सकता। यानी कि इसके जो सदस्य हैं वो 40 से कम नहीं होंगे और जो टोटल राज्य विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। और यही कारण है कि हमारे उत्तराखंड में भी शायद राज्य विधान परिषद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर इसके सदस्यों की संख्या बनाई भी जाती तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए और हमारे यहाँ तो राज्य विधान सभा में ही 70 या 72 सीटें हैं कुल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर इससे ज़रा सी भी आपकी नॉलेज बढ़ी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स लेकर के आऊँगा और साथ में उनको अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।